हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दिनमान। आखिर के 10-15 दिन हमारे बच्चे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड की परीक्षा में। इस समय आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरे को पता है, पर इस मेहनत के टाइम पे कुछ गलतियां जाने अनजाने से हमसे हो जाती हैं, जो मैं आज आपको बताने आया हूं। इसको आपको अवॉइड करना है। इससे यह ना हो जाए कि ये गलतियां आप कर रहे हो और आपके जो आप 90-95 स्कोर लेके बैठे थे दिमाग में, वो 90-95 का स्कोर आपका 60-70 पे आके बैठ जाए। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, टाइम आपके पास भी नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी 2x पे इस वीडियो को देख लेना। सबसे पहली चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे आप फिजिक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, उस कैलकुलेशन को पूरी करना। ये मत सोचना कि आखिर के एग्जाम के टाइम में मैं कराऊंगा। होता है ना, हम सोचते हैं यार फॉर्मूला भी, अभी जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं फॉर्मूला कम जल्दी जल्दी फॉर्मूला लिख लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम में कर लेंगे। आज अगर नहीं हो रही तो एग्जाम के टाइम पे भी नहीं होगी। ये मैं हमेशा आपको मैथ्स के लेक्चर में बताता हूं। पूरी कैलकुलेशन फाइनल आंसर तक निकाल के लाओ। 500 सवाल आप कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। 10 सवाल आप अच्छे से कर रहे हो, पूरी कैलकुलेशन के साथ कर रहे हो, आंसर निकाल के ला रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। अगर आपको जितना टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में, वो आप इस समय लगा लो। मान लो आपको एक क्वेश्चन को करने में आधा 1 घंटा लग रहा है, तो आधा 1 घंटा अब लगा लो ना। फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आधा 1 घंटा एक सवाल में लगाओगे तो कितना टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन पूरी करनी है, इसको दिमाग में रख लो, पहली चीज। दूसरी चीज, आराम आराम से करा करो। ये मत सोचा करो ईगो पे लेके कि जल्दी जल्दी कर लूंगा, मैं तो जल्दी जल्दी कर लूंगा, मैं तो हवा हवा में कर लूंगा कैलकुलेशन। हवा हवा में गलत कर दोगे। बिल्कुल बच्चों की तरह करो। आप मेरे को नहीं देखते, जब मैं लेक्चर में आपको पढ़ा रहा होता हूं, बिल्कुल आराम आराम से एक एक पॉइंट को लेके वापस वापस रीचेक कर करके हर एक क्वेश्चन को कर रहा होता हूं। मैं क्यों कर रहा होता हूं? क्या मेरे को ये है कि मैं बहुत बड़ा मैथ्स का टीचर हूं, या मैं बहुत बड़ा मैथ्स का टीचर हूं तो मैं ईगो पे लूंगा? नहीं। फाइनल गोल है कि एग्जाम में आंसर सही लिख के आना है। फाइनल गोल है आंसर हमारा सही निकलना चाहिए। तो उसके लिए आराम आराम से करो, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन करो। 2 × 2 = 4 ऐसे याद रख कर करके करो। पीछे स्टेप्स को देख देख के, चेक कर करके, कि मान लो आपने 4 स्टेप लिख दिए क्वेश्चन के, तो चौथे स्टेप के बाद एक बार वापस से चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हुई। कोई गलती हुई तो यहीं पे चेक कर लो। मान लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चला इस लाइन में गलती थी, अब पूरा काटना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप 2-3 लाइन लिख दो, बार बार से रीचेक करो। 6 लाइन पे आ गए, फिर से रीचेक करो कोई गलती तो नहीं करी। ये होती है स्मार्ट तरीके। ईगो पे नहीं लेना, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि इस समय पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना। आखिरी बोर्ड के एग्जाम में, मान लो मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम है, एक बच्चा वो होगा जो एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करेगा बैठ के। एक बच्चा वो होगा जो सिर्फ वो क्वेश्चन करेगा जिसमें उसको सॉल्व करते वक्त दिक्कत आई थी, वो क्वेश्चन जो उसने स्टार मार्क कर रखे थे, वो क्वेश्चन जो उसने एक मिस्टेक नोटबुक में बना रखा था। एक मिस्टेक नोटबुक उसने बना रखी थी कि जब भी वो कोई सैंपल पेपर सॉल्व करता था, जब भी वो कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता था, जब भी वो कोई कहीं से शीट सॉल्व करता था, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको लगते थे, वो उसने एक 10 रुपए की कॉपी में लिख रखे थे। तो एक बच्चा होगा जो कि मैथ के बोर्ड के एग्जाम के बीच का जो गैप होता है उसमें पूरी एनसीईआरटी करेगा, पूरा टाइम उसमें निकाल देगा। एक बच्चा होगा जो क्या करेगा, एनसीईआरटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेगा जो उसने स्टार मार्क कर रखे थे, है ना, जो उसने मिस्टेक नोटबुक में क्वेश्चन लिखे थे वो करेगा, और जितने उसने सैंपल पेपर में स्टार मार्क कर रखे थे वो करेगा। तो इस बच्चे ने 3 चीजें कर ली उतने ही टाइम में। और एक बच्चा है जिसने कोई स्टार मार्क नहीं कर रखा था, वो पूरी करने बैठ गया। भाई जो चीज आती है आज आती है, वो तो कल भी आ जाएगी, वो तो एग्जाम में भी आ जाएगी। जो नहीं आती हमें उस पर फोकस करना है। तो एक मिस्टेक नोटबुक बना लो 10 रुपए की। अब जब भी कोई सवाल कर रहे हो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है इसमें मैं बार बार अटकता हूं, इसमें मैं बार बार भूल जाता हूं, ये फॉर्मूला मैं बार बार भूल जाती हूं, उसको सबको इस कॉपी में लिख लो। इस कॉपी में आप लिख लो, और ये आप बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाना। तो जो भी मिस्टेक की गुंजाइश होगी वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टॉपर्स इसको हमेशा करते हैं, एक कॉपी साइड में हमेशा रखते हैं। उससे क्या होता है, उनको पता होता है कि यहां यहां मेरी गलतियां होती हैं, इसको मैं ध्यान में रखूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैंपल पेपर के ऊपर। एक बच्चा है जो करेगा खाली सैंपल पेपर। एक बच्चा है जो मान लो सिर्फ 2 ही सैंपल पेपर कर रहा है, पर उस सैंपल पेपर को प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर रहा है। तो ये बच्चा मार्जिन ले जाएगा। क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी मैटर कर रही है। आप भले ही 2 सैंपल पेपर कर रहे हो, उन 2 सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करके कर रहे हो, पूरे टाइम लिमिट के साथ कर रहे हो। भैया एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब आपने पूरा सैंपल पेपर कर लिया, 3 घंटे की लिमिट में कर लिया। अब इसके बाद कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं हो पाए, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसको देख के आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, उन क्वेश्चंस को लिखो। देखो कौन से टॉपिक से वो आए हुए हैं, उन टॉपिक को वापस से रिवाइज कर लिया। इसे कहते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी सैंपल पेपर करने की। अभी तक नहीं लिए तो ले लेना। अभी भी बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, भैया कौन से ले ले, कौन से ले ले। अरे यार आखिरी टाइम आ चुका है। और ये मत करना अलग अलग बुक ले लो, एक बुक ले लो। मैंने आपको बताया था यार, वो पिछली बार भी दिखाई थी मैंने आपको बुक। तो ये ओसवाल वालों की आती है, कंबाइंड सैंपल पेपर आ रखे हैं, ठीक है। 20 कंबाइंड सैंपल पेपर दे रखे हैं, इसमें साइंस की भी है, मैथ्स की भी है, सोशल साइंस की भी है, इंग्लिश की भी है, सारे हैं।
तो सारे इन्होंने क्या कर रखा है, एक ही बुक में दे दिए हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग बुक लेके आए। एक बुक ले सकते हो, आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगी यार, नहीं तो मैं अमेजोन का लिंक दे दूंगा। इस बुक में आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स, सारे सैंपल पेपर विद आंसर दे रखे हैं। तो एटलीस्ट 2-2 सैंपल पेपर मेरी जान जरूर करके जाना और प्रॉपर एनालिसिस के साथ करना। एक कर लिया, उस पर टाइम दो, एनालिसिस करो कि क्या क्या चीज नहीं हो पाई, कौन कौन चीज में दिक्कत आई, और उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाह रहा हूं। डोंट इग्नोर हार्ड टॉपिक्स। आप जब कोई सैंपल पेपर कर रहे हो, सैंपल पेपर करने के बाद आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे। एनालाइज करोगे, आपको लगा कि यार मेरे को ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ कोन में बहुत दिक्कत आती है, उसका रूट निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपने उस रूट वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया, उससे भागो मत। हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम ना कोई भी भारी चीज आ रही होती है, हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, आसान कर लेते हैं। अरे ये आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। आपने जो लिस्ट बना रखी है, मान लो आपने एक लिस्ट बना रखी है कि ये चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, इन चैप्टर्स में से जो सबसे हार्ड चैप्टर है उसको निपटा लेना। अगर वो आज नहीं निपटा ना तो वो कभी नहीं निपटेगा। अब 10-15 दिन बच गए हमारे आखिरी बोर्ड एग्जाम में। ये मत सोचना कि गैप के टाइम में हार्ड वाले कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे। हार्ड वाले इसी समय करो, इसी समय करो। जो भी हार्ड टॉपिक आपको लगते हैं वो इसी समय करो, उसको इग्नोर मत करो। लिखो एक जगह कि यार ये हार्ड टॉपिक है, थोड़ा जोर आएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, पर वो कंप्लीट तो हो जाएंगे। आखिरी गैप के टाइम पे वैसी इतनी टेंशन होती है, जब एग्जाम का टाइम होता है उस समय पे आप कैसे नया टॉपिक उठा के उसको कर पाओगे, और वो भी हार्ड टॉपिक। तो इसलिए हार्ड टॉपिक्स को इग्नोर मत करो, अभी करो बैठ के। उनको लिखो, एक पेज पे सामने चिपका दो कि ये टॉपिक्स हैं, अगले 5 दिन में इनको कंप्लीट करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको दुनिया जहान की सारी नॉलेज है, पर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके आ पाए, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 60% मैटर करता है कि आपके दिमाग में क्या चीजें हैं, 40% मैटर करता है कि आपको ऐसे उसको लिख के आ रहे हो। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, 40% मैटर करता है कितनी आपकी नॉलेज है, 60% उसको आप लिख के आ रहे हो नहीं आ रहे हो। आप वाइवा में बैठे हो, आपके दिमाग में सब चीज आती है, टीचर को आप कुछ बता नहीं पाए, क्या होगा? 0 नंबर मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन इस समय बहुत जरूरी है। मैथ्स में आप कैसे लिख के आ रहे हो, एसएसटी के पेपर में कैसे लिख के आ रहे हो, साइंस के पेपर में कैसे लिख के आ रहे हो, इंग्लिश के पेपर में कैसे लिख के आ रहे हो, आंसर्स को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कितना सुंदर आपका पेपर दिख रहा है, उसके मार्क्स होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं आती है, वीडियो बना रखी है मैंने, दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको भी जरूर देख लेना। कुछ टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, जीवन सुधर जाएगा। अगर आपके वहीं 80-90 नंबर आने थे तो प्रेजेंटेशन के कारण 95-100 तक आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। कोई बच्चा चाहे कम पढ़ के आया है, उस कम पढ़ के भी बच्चा फोड़ के आ जाए, उसे कहते हैं लेजेंड। वो लेजेंड क्या होते हैं? वो प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान से देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। लास्ट पॉइंट, कभी भी इन सब चीजों को इग्नोर मत करना। सबसे पहली चीज होती है आपकी साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, भैया हमें तो समझ में ही नहीं आती, भैया पता नहीं कैसे डब्बे में लिखी होती है, नहीं समझ में आती, आपके लिए तो मैंने काम कर रखा है। एक पीडीएफ में मैंने सारी साइंस की एक्टिविटीज जो है आपकी, उनको एक पीडीएफ में आसान भाषा में लिख के दे रखा है। सारी एक्टिविटीज को पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दे रखा, मैंने आपको दे रखा है बहुत आसान भाषा में। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी एक्टिविटीज एक बार एटलीस्ट पढ़ के जरूर जाना, उससे सवाल आ जाते हैं। जो आपके एसएसटी की डेट्स हैं, एसएसटी की डेट्स भैया याद नहीं होती। क्यों याद नहीं होती? क्योंकि हम रटते हैं। स्टोरी की तरह याद करो। स्टोरी के लिए एक पूरी टाइमलाइन आपकी भाषा में, आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में मैंने लिख के दे रखी है कि देखो इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ। इस तरह से करके पूरा एक स्टोरी बना रखी है। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। जो अच्छी चीजें हैं उसको यूज करा करो मेरी जान। फालतू के बहुत सारे मटेरियल दुनिया भर में दे रखे हैं यूट्यूब में, जो क्वालिटी वाली चीजें हैं वो दे रखी है, उसको यूज करो। तो साइंस की एक्टिविटीज, एसएसटी की जो आपके डेट्स हैं, उसका भी पीडीएफ में नीचे दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल इग्नोर मत करना, रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ये भूल जाते हैं बेसिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए क्या आए हुए हैं, क्योंकि वैसे ही आपको वापस से दिखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भूल जाते हैं हम, एग्जांपल्स जो होते हैं उन्हें भूल जाते हैं हम करना, उसमें से सवाल उठ के डायरेक्ट आ जाता है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करते थे वैसे आ जाता है। साइंस में, मैथ्स में एग्जांपल्स में से सवाल आ जाता है, तो उनको इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड थर्ड प्रायोरिटी ये भी जो बाकी भी चीजें सैंपल पेपर्स हैं। तो पहले एनसीईआरटी पूरी अच्छे से, आपको एक एक सवाल ऐसे रटा होना चाहिए कि कैसे होगा। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कैसे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और तीसरा, आपको सारे सैंपल पेपर की नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो का समाप्त करते हैं। ज्यादा बड़ी मैं नहीं रखना चाहता था। सैंपल पेपर लेने ले लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको इसका भी, जो भी सस्ता जहां पे मिल रही होगी, वरना आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगी। लो, करो, अच्छे से करो, एनालाइज करके करो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय 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 बाय, पढ़ लो।